नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप मेरे साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। 50 जो हमारे जनरल साइंस में फिजिक्स भौतिक विज्ञान से संबंधित होंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो UPSSC के किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिनको भी आप साथ में देखते चलेंगे कि किस किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनके साथ में मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है इसकी। तो मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z ई पाठशाला पे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स का। सभी लोग इसको पहले जो है खुद अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद मेरा जो है इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, जिसमें आपको भी पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। नहीं हुई है तो भी आप जो है इस चीज़ को पढ़ सकें अच्छे से। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है गतिशील श्यानता की SI इकाई है। 4 ऑप्शन है हमारे, न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, पास्कल मीटर। इसमें से हमारा जो इसका आंसर होगा, इसकी इकाई SI होती है हमारी पास्कल सेकंड होती है। इसकी श्यानता के बारे में जान लेते हैं। आज मैं आपको ज़्यादा लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको बताता चलूँगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को जो मैं बोल रहा हूँ। श्यानता जो है द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करती है। ये जैसे आपस में परतें हैं तो इनका विरोध करती है। तरल के इस गुण को श्यानता कहा जाता है। श्यानता केवल जो है द्रवों और गैसों का गुण होता है, ठोस में श्यानता नहीं होती है। ठीक, ये चीज़ को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और भी इसके बाद में पास्कल सेकंड भी इसको कहा जो है इसका पास्कल सेकंड कहते हैं। और जो है डेकापॉइस भी इसका एक और मात्रक होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिसमें आपको इस तरह की और बढ़िया वीडियो मिलती रहे, हमेशा आगे आपकी तैयारी होती रहे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। यात्री हमारा पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कार्य, ऊष्मा, फिर सामर्थ्य। इसमें हमें बताना है कि कौन सी राशि मात्रक जूल नहीं है किसकी। इसमें जो है हमारा सामर्थ्य की मात्रक जो है वह जूल नहीं होता। यांत्रिक ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। और जो सामर्थ्य का मात्रक होता है वह वाट होता है, वाट या फिर अश्वशक्ति होता है। ठीक, ये हो गया आपका। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है। जूल, जूल पर सेकंड, जूल सेकंड या किलोवाट घंटा। इसमें जो है हमारा जूल पर सेकंड जो है शक्ति का मात्रक होता है। जैसे वाट बताया, अश्वशक्ति बताया, शक्ति का मात्रक, उसी तरह से जूल पर सेकंड भी शक्ति का मात्रक होता है, क्योंकि P बराबर W/T होता है। W क्या होता है, वर्क होता है। वर्क हो गया आपका जूल, और उसके बाद में T का होता है सेकंड। तो इस तरह से आपका इसका जूल पर सेकंड हो गया इसका एक और मात्रक। ठीक, ये हो गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा B। फिर आगे देखते हैं। अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। ये सभी क्वेश्चन आप जो है ट्राई करते रहिएगा। नीचे लिखा भी है कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। देखिए, फिर से उठा के पेपर में दे देंगे। ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव UPSSC का एग्जाम हुआ था, उसमें ये आया हुआ था। ये हमारा आंसर है। इसका पास्कल जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, ये पूछा गया है। इसमें जो है हमारा आंसर होगा इसका किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम डैश मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। जड़त्व आघूर्ण का नियम जो है सर्वत्र किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, गैलीलियो ने दिया था। बाद में न्यूटन ने इसका विस्तृत वर्णन किया, जिसके अनुसार जो है जड़त्व आघूर्ण पिंड के समस्त द्रव्यमान तथा दूरी के वर्ग के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये फॉर्मूला है इसका, बहुत बार ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है। I बराबर सिग्मा mr²। ठीक, तो इसका जो है मात्रक आपका किलोग्राम डैश मीटर स्क्वायर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा हमारा, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। दाब की इकाई होती है पास्कल। ब्लेज पास्कल जो थे उनके एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने जो है दाब का जो है पास्कल का नियम दिया था। इन्हीं के नाम पर दाब की मात्रक जो है वह जो है पास्कल रख दिया गया। ठीक, ये चीज़ है इसका। अगला देखेंगे हम। अगला है बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है। जब मैंने पीछे क्वेश्चन बताए थे तब भी ये चीज़ें आपको बता रखी थी। बिजली के करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। और जो है वाट जो है वो अभी शक्ति का बताया आपको। कैंडेला जो होता है दीप्त तीव्रता का मात्रक होता है। और उसके बाद में वोल्ट जो है, वोल्ट हमारा विद्युत विभव, विभवांतर।
का मात्रक होता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। दबाव का एसआई यूनिट क्या है? दबाव की एसआई यूनिट हमारी मीटर, केल्विन, पास्कल, न्यूटन में से क्या होती है? आप बताइए पहले जल्दी से। इसकी मात्रक होती है पास्कल। पास्कल इसकी होती है दबाव की मात्रक। अभी जब इससे पहले आपको बताया था इसके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पर। ठीक, ये चीज़ अब देखेंगे आगे। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा। अगला 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन है हमारा, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? इसमें जो है कूलाम, गॉस, रेडियन होगा, सेल्सियस ग्रेड सेकंड होगा, सेल्सियस गैलन, सीमेंस होगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होगा। सीजीएस प्रणाली बताना है। सी से होता है सेंटीमीटर और जी से होता है ग्राम और एस से होता है सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। ये चीज़ आपको पता ही होगी अच्छे से मात्रक के बारे में। सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक जो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, इसलिए ही इसे सीजीएस प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नवा है, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 2400 जूल के, 3200 जूल के या फिर 2200 जूल के या 3600 जूल के? इसमें आंसर हमारा क्या होगा? बताइए जल्दी से इसको। इसमें आंसर होगा हमारा 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर होता है 1 वाट गुणे 1 घंटा। अब 1 वाट गुणे 3600 सेकेंड तो बराबर कितना हो गया हमारा? 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता का मात्रक बताना नापी जाती है, किससे नापी जाती है? गीगल मूलर काउंटर, पोलरीमीटर या फिर बैरोमीटर या कैलोरीमीटर? ये गीगर मूलर काउंटर लिखा हुआ है। ये चीज़ जो है एक बार मेरे भी एग्ज़ाम में आया था, इसमें जो है इसको मैंने गलत कर दिया था। क्यों? वहाँ पे जीएम काउंटर लिखा हुआ था, तो इसलिए जो है ये अगर मान लीजिए आपको जीएम काउंटर भी लिख के आए तो ये गीगर मूलर ही काउंटर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा ए आपका, जो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता जो है नापी जाती है। यह क्या होता है? रेडियोधर्मिता के बारे में बता दें आपको। प्रकृति में पाए जाने वाले वो तत्व जो अपने आप विखंडित होते रहते हैं और आदर्श किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, रेडियो सक्रिय वो तत्व कहलाते हैं। यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है, उसको रेडियो सक्रियता कहलाती है। लगभग जो है 90% रेडियो सक्रिय समस्थानिक एवं अन्य जो हैं रेडियो सक्रिय तत्व ज्ञात हमें हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में पढ़ाया था, जो मैंने जीके T10 वाले लेक्चर लिए हैं उसमें बता रखा है आपको। इसको जल्दी से तुरंत बताइए, जिन्होंने नहीं देखा वो सारे लेक्चर देख लीजिएगा। इसमें जो है हम नापते हैं फेदोमीटर से, बैरोमीटर से क्या नापते हैं, यूडिकोमीटर, पेरिस्कोप से क्या नापते हैं, सब चीज़ें बता रखी हैं हमने। यूडियोमीटर से गैस की मात्रा नापी जाती है, गैस की मात्रा। और बैरोमीटर द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। और फिर उसके बाद पेरिस्कोप मीटर द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग, यह एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। ठीक, फेदोमीटर के बारे में बता दिया आपको, गहराई नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां हमारा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सब आए हुए हैं, देखिएगा रिपीट भी हो जाएंगे ये सब क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? सीलोमीटर, कोलोरीमीटर या फिर कैलोरीमीटर या क्लिनोमीटर? इन चारों में से हमें बताना है कि किसका उपयोग जो है विकसित ऊष्मा हीट को नापने के लिए करते हैं। हीट को नापने के लिए हम कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिएगा आप लोग, जिसमें जो है जल्द से जल्द, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपके टाइम की क्या कीमत है, इसलिए आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख लें, ये मेरी पूरी उम्मीद, इसमें कोशिश है, और ज़्यादा चीज़ें आप जान भी लें। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? बताना है। कार्य, गतिज ऊर्जा, बल या स्थितिज ऊर्जा? इसमें जो है हमारी बल, यह जो है इन सबसे अलग है। यह जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशि, सदिश राशि के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, उन वीडियो में पढ़ लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml² T-2 है?
किया गया कार्य, संवेग, दबाव, बल, इन चारों में से हमें बताना है। इसमें से जो है mL/T-1 जो है किया गया कार्य की भौतिक मात्रा होती है, कि जो है इसकी विमाओं से निकालते हैं। इसको आपको पता होगा, फॉर्मूले से करके लगा के निकालते हैं। ml और t के फॉर्म में ही सारी चीज़ें निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो है हमारा माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या वायु ऊर्जा। इन चारों में से बताना है हमें। रासायनिक ऊर्जा होता है जो ये माचिस की तीली में डिब्बी में जो होती है, ये रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा का एक ये प्रकार है। ऊर्जा का यह रूप जो है पदार्थों के मध्य रासायनिक रूप से संचित रहता है। यह पदार्थ के अणुओं के मध्य जो है परमाणु की स्थिति के कारण और विभिन्न छोटे कणों की आपसी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है इसमें। और माचिस की डिब्बी की सतह पर जब माचिस जो है, जैसे ये डिब्बी की सतह है, यहाँ पे आपने देखा होगा रेड रेड करके लगा रहता है, उस पर जो है सतह पर जब यह टकराती है, रगड़ती है, तब फिर रासायनिक ऊर्जा के रूप में चमकीली लौ प्रज्वलित होती है। ठीक, ये चीज़ हो गई आपकी। फिर आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नदी के बहता हुआ जल किस प्रकार ऊर्जा का संवहन करता है। नदी का कौन सी ऊर्जा होती है उसके पास, सॉरी मिट गया, फिर वापस लाते हैं। हाँ, गतिज होती है गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या फिर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसमें जो होगा हमारा आंसर गतिज ऊर्जा होगा। नदी जब बहता हुआ है, फ्लो कर रहा है, तो बहते हुए में हमेशा गतिज ऊर्जा होगी। जब कोई चीज़ रुकी होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। विद्युत ऊर्जा पता है आपको, गुरुत्वीय जो है पृथ्वी की जो में जो है वह गुरुत्वीय हो गई। ठीक, गुरुत्व। और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। ये होता है 12mv²। ये भी एक बार बहुत बार मतलब पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद में क्या हुआ अगला देखते हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे जो है झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का, संवेग के नियम का। कब आया है, मेडिकल सर्विसेज एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बताना है आपको, जल्दी से बताइए इसको। क्या होगा, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है ये। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार क्या है, वस्तु की जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में बने रहना चाहती है। मतलब कोई अगर रुकी हुई है अवस्था में है तो वह रुकी रहना चाहती है, कोई चल रही है तो वो चलती रहना चाहती है। तो फिर जो जब गाड़ी एक अचानक से रुकती है तो उसमें जो है वो बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। इसको जो है एक और नियम कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, सेम बात है, वही चीज़। ठीक, ये हो गया आपका। अगला देखेंगे 18वां हमारा क्वेश्चन क्या है। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है। वेग संरक्षण या फिर रैखिक संवेग का संरक्षण, त्वरण का संरक्षण या वृत्तीय संवेग का संरक्षण। इन चारों में से हमें बताना है क्या ऑप्शन होगा। वो जो है जेट का रैखिक संवेग का संरक्षण पर, ये कृषि प्राविधिक के एग्जाम में आया था। ये जो है रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है। इसका आविष्कार जो है 1937 में हुआ था। चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे जो है विसर्पी घर्षण होता है। विसर्पी घर्षण होता है क्या, कौन सा। ए ऑप्शन है सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक, बी है सीमित घर्षण से थोड़ा कम, सी है सीमित घर्षण से समान या फिर सीमित घर्षण से कभी कम और कभी अधिक। इन चारों में से हमें बताना है। इसमें जो है सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है विसर्पी घर्षण। विसर्पी घर्षण जो है सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। क्यों, घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच में सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है, मतलब गति को रोकने की कोशिश करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच में अविलंब बल पर निर्भर करता है। दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन जो है सब में जो है घर्षण लगता है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन हम अपना। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन देखिए घबराइए, अभी टाइम है आपके पास, बढ़िया से एकदम जी जान लगा के पढ़िए। टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। आराम से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस चीज़ को आराम से उठा के पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। टेंशन लेने की ज़रा सी भी नहीं ज़रूरत है। जितना रिलैक्स रहेंगे पुरानी भी चीज़ें आपको जो हैं वो याद आती रहेंगी, आप कभी भी उनको भूलेंगे नहीं। जो आपने इंटर हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा या कभी भी पढ़ा होगा वो सब चीज़ें भी दोबारा याद आ जाएंगी अगर आप शांत मन से और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के जो है एग्ज़ाम देते हैं।
चलिए, और घबरा जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाएंगे। इसलिए घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यह बताना है हमें। घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। व्यायाम प्रशिक्षक में आया था, घर्षण गति का विरोध करता है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि घर्षण जो है दो वस्तुओं के मध्य जो है बल वो गति का प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, एक दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करती हैं सभी वस्तुएं घर्षण के ही कारण। चलिए आगे देखेंगे 21वां नंबर क्वेश्चन। एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करती है। लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई, लोलक बॉब के द्रव्यमान, लोलक के तंतु में तनाव, या फिर लोलक की सामग्री के घनत्व। इसमें जो है हमारा होगा आंसर ए, लोलक की लंबाई पर जो है समय सीमा निर्भर करती है। लंबाई में ना बढ़ने वाली ऐंठन रहित भार रहित डोरी के एक सिरे पर भारी ठोस पिंड को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे पर घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दें अगर, तो इस प्रकार बना हुआ सरल जो निकाय होगा इस तरह से ये होता है। यहाँ पर एक लोलक हो जाएगा, ठीक। ये जो है निकाय आपका सरल लोलक हो गया। इस तरह से जो है आवर्तकाल इसकी लंबाई अगर ये बढ़ती है एल, तो फिर इसका जो है समय सीमा बदलेगी, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है, उस गति को क्या कहा जाता है? लोलक जो है यही गति करता रहता है, यही आपको बताना है। इसमें आवधिक गति जो है कहलाती है, वह गति आवधिक गति कहलाती है। जब एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता रहता है लोलक, इस तरह से ये होती है लोलक की स्थिति, इस तरह से, ठीक। तो यही जो है आवधिक गति होती है। फिर आगे देखेंगे स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? ये तो बहुत पुराना एकदम पेट क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम्स का, कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी हो, चाहे यूपीपीएससी हो। जनरल साइंस की बारी आती है तो ये क्वेश्चन जरूर ढूंढ के ले आते हैं। इसमें क्या होगा आपका, ये तो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे, यात्रियों के हाथ में गिरती है और आप जाते होंगे ट्रेन में, तब भी आपके साथ में ऐसा होता होगा, तो ध्यान दिया होगा आपने कि गेंद खेल रहे होंगे छोटे पे, तो भी जो है हाथ में ही आती है, ट्रेन से बाहर नहीं चली जाती है। फिर अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम 24 क्वेश्चन नंबर 1 है। यह है लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? 4 लोग हैं हमारे साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ब्लेज पास्कल और न्यूटन और आर्किमिडीज। फटाक से इसका आंसर दीजिए तेजी में, जिसमें आपको पता चले कि आपको आता है कि नहीं आता है। ये है इसका ऑप्शन, क्या होगा आंसर बता दीजिए जल्दी से। इसका आंसर होगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत मैंने पुराने लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है। क्यों डूब जाती है? पानी पर तैरता रहता है, क्यों? प्लवन के सिद्धांत पर होता है, प्लवन के सिद्धांत पर ये होता है। लोहे की गोली का भार जो है उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाएगी, अंदर चली जाएगी। जबकि जहाज का जो ढांचा होता है इस प्रकार का बनाया जाता है कि उसके द्वारा जो हटाया गया जल होता है वह जहाज के पर उसके ऊपर सामान लदा और जहाज के भार से जो है समान भार से अधिक हो जाता है, तो फिर उससे पानी पर वह तैरने लगता है। ये जहाज जो है ये तैर रहा है इस तरह से, ठीक। ये इसके सामने साथ में पानी है, यहाँ पर जो है डूब जा रही है लोहे की गेंद, ये समझ लीजिए डूब गई। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन है। चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना, मानव शरीर के आंतरिक अंगों के दोषों का निदान करना, और आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। इन चारों में से बताना है कि किससे नहीं। देखिए चमगादड़ एकदम सबको रटा होगा, सभी लोगों का कभी ना कभी अल्ट्रासाउंड तो हुआ ही होगा, तो ये भी वही हो गया। फिर उसके बाद में जलपोतों द्वारा समुद्र की गहराई नापने के लिए भी ये होता है। लेकिन जो है आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है, ना कि अल्ट्रासाउंड वेव्स का। राडार का प्रयोग किया जाता है, ना कि अल्ट्रासाउंड वेव्स का। चलिए हो गया हमारे 25 क्वेश्चन। अगला देखते हैं हमारा, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, गैस, निर्वात, द्रव, धातु। ये देखिए लोअर एग्जाम 2019 में आया था ये क्वेश्चन।
4 ऑप्शन में से बताना है आपको, इसको भी ट्राई करिए। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं ट्रैवल करती, उसको किसी न किसी चीज़ की माध्यम, निर्वात मतलब कुछ भी नहीं, तो वहाँ पर जो है माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए गैस में, द्रव में, धातु में, किसी सब में ट्रैवल कर लेगी, लेकिन जो है निर्वात में ट्रैवल नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं। इसको किसी न किसी संचरण माध्यम की ज़रूरत होती है। 27 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? 4 ऑप्शन है, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगों, अवरक्त तरंगों। 2018 में लोअर में ये आया हुआ था क्वेश्चन। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो तरंगों में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, रेडियो तरंगों में, विद्युत चुम्बकीय तो ऑप्शन ही नहीं है, हाँ, जो है विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगों में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है तरंग दैर्ध्य। गामा किरणों में जो है 10⁻⁻14 m से 10⁻−10 मीटर तक। ठीक, ये हो गया आपकी इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर है। उसके बाद पराबैंगनी का जो है 10⁻⁸ से 3.9 × 10⁻⁷ मीटर तक इसका जो है आयाम है। फिर उसके बाद में अवरक्त किरणों का कितना होता है, 7.1 × 10⁻³ m से 1 × 10⁻⁹ मीटर, ये उसका होता है। फिर उसके बाद में रेडियो तरंगों की बारी आती है। इसका जो है वो 1 × 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक। देखिए इसमें सब में माइनस माइनस, इसमें प्लस आ गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब में माइनस माइनस है, इसमें प्लस आ गया। तो इसका जो है सबसे ज़्यादा हो गई तरंग दैर्ध्य। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? लकड़ी, पानी, रबड़ और लोहा। इसमें से जो है ध्वनिक पदार्थ जो है हमारा लोहा है। लोहा एक ध्वनिक पदार्थ है। लोहा जो है धातु से उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की अनुनादी ध्वनि जो है उत्पन्न करता है। धातु में यह अभिलाक्षणिक गुण होता है जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। यही कारण जो है मंदिर और स्कूल के घंटे जो हैं वो लोहे के बनाए जाते हैं। अगले देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 29, समान प्रवस्था में कंपन यान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है, क्या कहलाती है? वो हमारी वे तरंग दैर्ध्य कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, या वेग, या फिर आयाम। ये हमारा होगा इसका तरंग दैर्ध्य। तरंग गति से समान काल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। बहुत जगह लैम्ब्डा आपको लिखा नजर आ जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी जो है वह अनुदैर्ध्य, तरंगों के क्रमागत दो संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी के तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। आगे देखें हम किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। रंग में हमें बताना है, नीले का होता है, हरे का होता है, पीले का होता है, या नारंगी का होता है। हमारा सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो है नारंगी का होता है। ये हमने पढ़ा होगा, लाल, फिर नारंगी, इन चारों में पूछा गया था। फिर उसके बाद में पीला, फिर उसके बाद में हरा, फिर यहाँ पर नीला, फिर यहाँ पर जामुनी, और फिर यहाँ पर लास्ट में यहाँ पे बैंगनी तरंग दैर्ध्यों का यह क्रम है। देखिए सबसे ज़्यादा अधिक किसका हुआ? नारंगी का। अगर लाल दे रखा होता इसमें ऑप्शन तो लाल का हो जाता। चलिए आगे देखें, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 4 ऑप्शन है हमारे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टेनोग्राफर में आया 2016 में। देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है इसमें। पढ़िएगा बढ़िया से। इसका आंसर होगा ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में सुपरसोनिक स्पीड मापने के लिए यूनिट क्या होती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, मैक, नॉट, रिएक्टर और हर्ट्ज। इन चारों में से हमें बताना है सुपरसोनिक तरंगों को नापने के लिए कौन सी होती है। इसमें जो है मैक नंबर होती है सुपरसोनिक स्पीड नापने के लिए इकाई। अब देखेंगे आगे, अगला जो है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? 5 हर्ट्ज, या फिर 100 हर्ट्ज, या फिर 50,000 हर्ट्ज, या फिर 1,00,000 हर्ट्ज। राजमंडी परिषद में आपका ये क्वेश्चन आया था। इसमें जो है हमें 100 हर्ट्ज की ध्वनि जो है श्रव्य होगी। हमने जो है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो है हम लोग सुन सकते हैं से 20,000, ये हो गया हर्ट्ज।
इतने के बीच की हम लोग सुन सकते हैं। तो इनके बीच में जो है 100 हर्ट्ज आ रहा है, तो यानी कि यही आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए? हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें जो है बताना है हमें कितना होगा, लगभग 12 मीटर होगा, लगभग 17 मीटर होगा, लगभग 27 मीटर होगा या लगभग 37 मीटर होगा। इसमें जो है हमें लगभग 17 मीटर की दूरी होगी, तब हमें जो है प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ये हो गया इसका आंसर। अगला देखते हैं हमारा। अगला जो है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर हो गया। जब हम लोग नॉर्मल, इसको भी मैंने आपके उधर जब जीके टीटन करा रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक, उनको देख लीजिएगा, वो तो भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जो नॉर्मल बातचीत होती है वो लगभग 30 dB की होती है। फिर अगला देखेंगे हम क्वेश्चन, जो है ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता। अभी जो है कुछ देर पहले ही इस तरह से बताया था आपको कि निर्वात में इसका गमन नहीं होता ध्वनि का। फिर आगे जो है, किस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन भी बार बार पूछा जाता है कि आयतन कब न्यूनतम होता है। आयतन न्यूनतम होता है जब घनत्व अधिक होगा तो उतना ही आयतन कम होगा। अगला देखेंगे हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ये चीज़ अभी आपको हमने बताई कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये LDC 2015 में आया था, ये लोअर 2018 में आया था, पीछे वाला। ये जो है होम्योपैथी 2019 में आया था। देखिए कितनी बढ़िया से रिपीट होते हैं। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित रहता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है? इसमें जो है नमक मिलाएंगे तो उसका हिमांक जो है घटेगा। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर हिमांक जो है घटता है, क्योंकि क्लोराइड लवण बर्फ़ को पिघलाने में एजेंट का कार्य करने लगता है। यह बर्फ़ में घुलनशील है, जिसके कारण जो है यह शून्य से नीचे आ जाता है। फिर जो है अगला क्वेश्चन हमारा, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है। अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जोरों से पीट कर। ये तो कभी नहीं करेंगे, नहीं तो गिलास ही टूट जाएगा, इसलिए ये वाला आंधी लगाइएगा तो भी ना लगा दीजिएगा, इन्हीं तीनों में से लगाइएगा, ठीक। और बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। फिर अगला देखेंगे हम, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा पूछी गई है बहुत बार, ये भी पेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 50 बार जनरल साइंस में। गर्भ में जो है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 42, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? इसमें से 4 में से बताना है, ये सभी को पता होना चाहिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। क्या होगा? 31 सेंटीग्रेड, 98.6 सेंटीग्रेड या फिर 37 या फिर 39? हमारा जो है इसमें 37 सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट तापमान सबने बुखार जो है नापा होगा, ठीक। ये चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है, एक वस्तु को फोकल लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, लेंस से वस्तु की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है, बनने वाली छवि की स्थिति बतानी है। ये जो है इसमें एफ जो है फोकस दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। वस्तु की दूरी जो है यू बराबर कितना दे रखा है? -30 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, इसलिए u बराबर -30 हो गया। फिर उसके बाद में छवि की स्थिति v हमें बताना है, इसका फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, 1/v - u बराबर 1/f। ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जाता है, इस तरह से छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 1/v कितना हो जाएगा? 1/f + 1/u। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो हमारा 1/20, फिर यहाँ पे प्लस 1/-30। तो फिर यहाँ पे ये हो गया 1/20 - 1/30, मतलब किया जाएगा 3 - 2/60 बराबर आ जाएगा 1/160 और v बराबर 60। ये आंसर हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन हो गया, ये टिक सही हो गया। चलिए अगला देखेंगे हम 44 नंबर, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, एक व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 या फिर व्यक्ति की
ऊंचाई की दुगनी। इसमें जो है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होगी तो आदमी जो है उसमें पूरा दिखाई दे जाएगा। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु के केवल निचले भाग की ही छवि प्राप्त होगी, वस्तु के केवल ऊपरी भाग की छवि प्राप्त होगी, कोई भी छवि नहीं प्राप्त होगी, या फिर डी हमारा वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इसमें आया था ये व्यायाम प्रशिक्षक में, इसमें सिलेक्शन भी हुआ था। डी इसमें जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर ई, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। आगे देखेंगे हम अगला जो है, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश से, नीले प्रकाश से, हरे प्रकाश से या फिर पीले प्रकाश से? इसमें जो है नीले प्रकाश से सर्वाधिक जो है ऊर्जा होती है, क्यों नीला जो है हो गया ये आंसर आपका इसका, नीला प्रकाश। फिर उसके बाद में जो है लाल में सबसे कम होती है, इसमें कम पूछ लिया जाए आगे तो ये याद रखिएगा, कम सबसे कम ऊर्जा जो है लाल प्रकाश में होती है। फिर हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके और बचेंगे आपके एकदम बढ़िया से 2 लेक्चर में आज तक के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सारे आपको करवा दूंगा। फिर देखें अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे? शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर के लिए काला, शीर्ष पर काला और भीतर की ओर सफ़ेद, शीर्ष पर लाल और भीतर की ओर काला, और शीर्ष पर काला और भीतर की ओर लाल। इनमें से जो है हमारा शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला जो है सूर्य छतरी के लिए हमें सबसे अच्छे कलर होंगे, क्योंकि जो है काला रंग जो है सफ़ेद रंग जो है सूर्य की किरणें जो आएंगी उनको परावर्तित कर देगा सारी, और फिर जो है इससे जो है कम धूप का हमें आभास होगा। अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु, जल, हीरा और कांच। इसमें से जो है हमारा होगा सी ऑप्शन, हीरा जो है इसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। इसके बाद में हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? लाल, हरा, बैगनी और पीला, इन चारों में से बताना है हमें। इसमें जो होगा हमारा लाल जो होगा वो सबसे तेज गमन करता है, शून्य व वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से तेज गमन कर सकता है। ये लाल रंग का वेग जो है सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलिए आगे देखेंगे आज का हम आखिरी क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, प्रकाश के पथ में एक वस्तु भरना है, यहाँ पर वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। पारदर्शी, परभासी या प्रकाशमान या फिर अपारदर्शी, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। जब प्रकाश के पथ में आएगा अपारदर्शी चीज़ आएगी तभी छाया का निर्माण होगा। इस तरह से ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा उसमें आपके फिजिक्स के कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं आपके जितने भी यूपी SSS के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें, और इससे पहले भी मैंने 1-2 क्वेश्चन करा रखे हैं जीके T10 वाले में, उनसे भी देख लीजिएगा, वो भी सब मिला के आज तक जितने आए हैं सब क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त लोगों को शेयर भी कर दें। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। बढ़िया से पढ़ते रहिए जिसमें आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए।